वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के चैप्टर 2 दैट इज एंड ऑफ बाइपोलैरिटी इसके एक टॉपिक दैट इज कॉल्ड व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस था वर्ल्ड पे, इवन दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। इससे पहले मैंने पहले का जो टॉपिक है वो प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है, उसको आप पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। उसमें मैंने सोवियत सिस्टम क्या था, सोवियत सिस्टम क्यों इतना डेवलप हो गया था, गोर्बाचेव का क्या रोल था डिसइंटीग्रेशन में, और भी बहुत सारी चीज़ किया हुआ है। इससे पहले का सारा टॉपिक इसमें कवर किया हुआ है। तो आज हम लेटेस्ट स्टार्ट व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, देयर वर मेनी कॉजेज फॉर द डिसइंटीग्रेशन एंड व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस। सो अगर आप नए हो तो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक और शेयर करो जितना ज़्यादा, जिससे कि बाकी बच्चों को फ़ायदा हो सके। लेटेस्ट नाउ स्टार्ट दिस टॉपिक व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि सोवियत यूनियन इतना बड़ा पावर कैसे बन जाता है। हाउ डिड सोवियत यूनियन एमर्ज एज ए सच ए बिग पावर, नॉट ओनली एज ए यूएसएसआर बट उसका जो आइडियोलॉजी था वो स्प्रेड हो गया बहुत सारे कंट्रीज में, ईस्ट यूरोप में, एशिया में, और बहुत सारे कंट्री में हम देखते हैं कि कंट्री बिकम कम्युनिस्ट कंट्री बन गया, वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गया और इतना पावरफुल हो गया। लेकिन ये धीरे धीरे हम देखते हैं कि बाय द एंड ऑफ 90s और 91 में जाके ये कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो अब यह सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा एक सिस्टम, इतना पावरफुल कंट्री जिसके इतने सारे सपोर्टर थे, इतने सारे फॉरवर्ड कंट्रीज थे, वो कंट्री क्यों डिसइंटीग्रेट होता है, क्या क्या उसके अंदर वीकनेसेस थे जिसकी वजह से वो कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, वही हम देखने जा रहे हैं। देखो, इसमें ब्रॉडली वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक डिसइंटीग्रेशन ऑन पॉलिटिकल वीकनेसेस, इकोनॉमिक वीकनेसेस, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन रशिया एंड बाल्टिक स्टेट एंड रोल ऑफ गोर्बाचेव। ये 4 पॉइंट के अंदर हम देखेंगे कि क्यों रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ था। सबसे पहले तो पॉलिटिकल वीकनेस। देखो, पॉलिटिकल वीकनेस आपको पता है कि रशिया इतना पावरफुल हो गया था पॉलिटिकली, क्यों? बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी दैट इज सोशलिस्ट आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। लेकिन पॉलिटिकल वीकनेस जो है दैट लेड टू वन ऑफ द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ सोवियत यूनियन, सी स्टैग्नेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल सेंस। देखो, हम बोलते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल सेंस में स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन मतलब रुक जाना, स्थिर हो जाना। समथिंग बिकम स्टैग्नेंट मीन्स देयर वाज नो ग्रोथ इनटू इट। कोई भी सिस्टम तभी सरवाइव करता है जब वो ग्रो होता है, चेंज करता है अपने आप को, और चेंज करके लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपने आप में इफ इट ब्रिंग चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल, देन ओनली दैट सिस्टम विल सरवाइव। सो यहाँ पे क्या था, सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम हैड बिकम स्टैग्नेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम जो एकदम स्थिर हो गया था। क्यों ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था स्टैग्नेंट हो गया था? एक तो सबसे पहले बात है कि वहाँ पे पता है आपको कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था और एक ही पार्टी रूल करता था। 70 years से पीपल वर आई मीन फेड अप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी जो था का रूल था और देयर नो अदर पार्टी वाज अलाउड टू ऑपरेट देयर। कोई दूसरा पार्टी को अलाउ नहीं था कि वो वहाँ पे ऑपरेट कर सके, इलेक्शन लड़ सके, और एक ही पार्टी का रूल था और उसको पता था पार्टी को कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो भी वी आर देयर इन द पावर, एंड इफ इवन इफ यू डोंट डू वर्क इन ए प्रॉपर वे अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल, देन आल्सो वी आर गोइंग टू स्टे देयर ओनली। सो दिस हैड मेड द पार्टी अ बिट अथॉरिटेरियन। दूसरी बात है कि दिस पार्टी वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी मतलब जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं एंड दीज पार्टी आर अकाउंटेबल टू द पीपल, मतलब उन्हें जवाब देना होता है लोगों को। Like during election, every party has to come to people and say that what all they did and why they did it, so that they can get vote. उसी तरह से वहाँ पे उनको वोटिंग का कोई चिंता नहीं था, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं थी, जो भी वो करते थे वो ओपन नहीं था। People did not know what the party is doing, what the party is planning, and all these things, unaccountability on the part of the party also made the party unpopular among the masses. तो दैट इज वन ऑफ द पॉलिटिकल वीकनेसेस जो था कि पार्टी सिस्टम जो था, जो कि एक ही पार्टी था जो कि बहुत सालों से चला रहा था, और दूसरी बात है कि वो पार्टी अकाउंटेबल नहीं था। दूसरा, लैक ऑफ ओपननेस इन द गवर्नमेंट एंड करप्शन। देखो, एक तो रैम्पेंट करप्शन था,
आपको पता है जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी होता है, जहाँ पे सरकारी काम ज़्यादा होता है, सरकारी नौकरी ज़्यादा होता है, सरकारी एवरीथिंग बिलोंग टू गवर्नमेंट, and bureaucracy and civil servant were the dominant class in the Soviet system. So वहाँ पे करप्शन, ऑटोमेटिकली करप्शन आ गया था, रैम्पेड करप्शन था, बिना पैसे दिए और काम नहीं हो सकता था, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे विद रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरी बात है कि वो जो उनका सिस्टम था वो ओपन नहीं था। जैसे इंडिया में आपको पता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हम गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन को कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, क्या क्या पैसा स्पेंड कर रहे हैं, वी कैन नो बाय फाइलिंग आरटी एक्ट के थ्रू हम गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट से आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हो, गवर्नमेंट ओपन नहीं था, गवर्नमेंट नीड नॉट रिवील एवरीथिंग टू द पीपल। हाँ, सो दैट इज ऑल्सो, जब लोगों को पता नहीं था गवर्नमेंट क्या कर रहा है, तो लोग अपने आप को थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि गवर्नमेंट इज नॉट क्लोज टू अस, एंड दैट इज अनदर रीजन व्हाई देयर वाज पॉलिटिकल स्टैग्नेशन। नेक्स्ट थर्ड वन इज ऑर्डिनरी पीपल फेल्ट एलिनेटेड। एलिनेटेड मतलब अपने आप को, देखो जैसे आप हम क्या है ना कि आपको पता है कि पंचायत क्या है, पंचायत या लोकल से गवर्नमेंट, लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ना। पीपल फील दैट इट इज दे हु आर मेकिंग द लॉ, उनको लगना चाहिए कि वो लॉ बना रहे हैं एंड दे देमसेल्फ आर इम्प्लीमेंटिंग इट, वो खुद ही लॉ को लागू कर रहे हैं। सो दैट दे फील दैट दिस एडमिनिस्ट्रेशन बिलोंग टू अस बिकॉज वी आर मेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड वी आर एक्चुअली टेकिंग द डिसीजन एंड हम उसको लागू कर रहे हैं। सो दे फील क्लोज टू द एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे ऐसा नहीं था, पीपल वर नॉट पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उनको लगा था कि वी आर एलिनेटेड, अलग लोग हैं हम, एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग डिफरेंट, bureaucracy is something different, we are not the part of the system at all, so they felt alienated, अपने आप को अलग महसूस करने लगे। और this mentality slowly developed into hatred with regard to the system, और लोगों को नफरत सा होने लगा और फाइनली उन लोगों ने उसके खिलाफ जाना शुरू कर दिया। तो ये है पॉलिटिकल वीकनेसेस, जिसमें कि हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल स्टैग्नेशन, रुक गया था, स्थिर हो गया था। कम्युनिस्ट पार्टी का रूल क्या था, उसमें लैक ऑफ ओपननेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, गवर्नमेंट था, देन ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी था। आपको पता है सरकारी ब्यूरोक्रेसी, तो ऑलवेज पीपल हेट ब्यूरोक्रेसी बिकॉज ब्यूरोक्रेटिक लोग जो होते हैं दे थिंक दैट दे आर सेपरेट क्लास एंड they are dominant class and nobody there to question them, they are not accountable to the people, and all these things made bureaucratic unpopular everywhere in the world including USSR. And then ordinary people feel that they are not the part of administration or system and they feel alienated. So this is political weaknesses. Then we move on to second one, दूसरा जो है economic weaknesses. Economic मतलब पैसा से related कोई चीज। देखो economy had become stagnant, यहाँ भी इकोनॉमी स्थिर हो गया था। स्थिर होना मतलब कोई ग्रोथ नहीं था इकोनॉमी में। जैसे हर इकोनॉमी मान लो कि पहले 4% के रेट से ग्रो हो रहा है, उसके बाद मान लो 3-4 साल बाद अगेन विल ग्रो एट द रेट ऑफ 5%, 6%, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ इन द इकोनॉमी। बट देयर वाज नो ग्रोथ इन द इकोनॉमी ऑफ यूएसएसआर। सोवियत इकोनॉमी वाज नॉट ग्रोइंग एट ऑल, इट हैड बिकम स्टैग्नेंट, स्थिर हो गया था। ऐसा क्यों हो गया था? हाउ कैन यू से दैट सोवियत इकोनॉमी हैड बिकम स्टैग्नेंट? सी कंज्यूमर गुड्स शॉर्टेज, अगर इकोनॉमी अच्छा से मूव कर रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो देयर वोंट बी शॉर्टेज ऑफ बेसिक थिंग। सो कंज्यूमर गुड्स शॉर्टेज हो गया था वहाँ पे। लोगों को जो हम आमतौर पे खाने पीने का सामान खरीदते हैं वो नहीं मिल रहा था, उसकी कमी थी। और कोई चीज़ का कमी होता मार्केट में तो ऑटोमेटिकली दैट विल लीड टू इंक्रीज इन द प्राइस। सो दैट इज द अनदर वन, दिस इंडिकेट दैट देयर वाज इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। देन वी हैव रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल। देखो आपको पता है कि नो डाउट कंट्री का सोवियत सिस्टम का अपना एक इनकम होगा, बट ज़्यादातर इनकम जो था ना वो स्पेंड किया जाता था मिलिट्री एंड न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल इकट्ठा करने में, हथियार इकट्ठा करने में, क्योंकि उस समय कोल्ड वार चल रहा था और कोल्ड वार में यूएसएसआर और यूएसए दोनों आपस में कम्पीट कर रहे थे कि किसके पास ज़्यादा हथियार है, ज़्यादा आर्सेनल है, ज़्यादा न्यूक्लियर पावर है, एटम बम है, ये सब चीज़। और गवर्नमेंट, रशिया का गवर्नमेंट जो था, यूएसएसआर का गवर्नमेंट जो था, ज़्यादा पैसा उसमें लगाता था और सो इसलिए कम पैसा बचता था फॉर द अदर डेवलपमेंट पर्पस के लिए। एंड दैट इज द रीजन व्हाई देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फंड फॉर द अदर डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए, एंड दैट ऑल्सो मेड द कंडीशन ऑफ पीपल वर्स। क्योंकि ज़्यादा पैसा, अगर मान लो किसी के पास इनकम 100 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ में वो 50 रुपीज़ इफ ही स्पेंड ऑन गैम्बलिंग,
से, तो 50 रुपये बचेगा ना बाकी सारे काम करने के लिए, बच्चों को स्कूल के लिए, सब चीज़ के लिए। उसी तरह से वहाँ पे भी गवर्नमेंट का जो इनकम आता था वो इनकम को लोगों के डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए खर्चा करना था। लेकिन उससे ज़्यादा पार्ट जो निकल जाता था मिलिट्री पर्पज़ के लिए, तो फिर बहुत थोड़ा बचता था। और जब थोड़ा पैसा स्पेंड करोगे इन सारे फील्ड में तो ऑटोमेटिकली इसका डेवलपमेंट होगा नहीं। सो दैट विल अल्टीमेटली पीपल विल सफर फॉर दिस। तो ये चीज़ होना शुरू हो गया था, उस ह्यूज बर्डन ऑन इकोनॉमी। तो बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग सेटेलाइट स्टेट। अब सेटेलाइट स्टेट होता क्या है, देखो आपको मैंने बताया था कि यूरोप में जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है उनको यूएस सोवियत यूनियन ने उनको फ्री करवाया था, और फिर उन सारे कंट्रीज में गवर्नमेंट जो बनाया गया था दैट वाज मॉडल्ड ऑन सोवियत सिस्टम के बेसिस पे किया गया था। और वो इन सारे कंट्री जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था वो कंट्री यूएसएसआर के कहने पे काम करते थे। यूएसएसआर वाज अ लीडर, ये सारे पपेट गवर्नमेंट थे ये सारे। तो इन सारे गवर्नमेंटों को मेंटेन करने के लिए, इन सारे गवर्नमेंटों को हेल्प करने के लिए यूएसएसआर बहुत सारा पैसा एलोकेट करता था, एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फंड फॉर द गवर्नमेंट फॉर द पीपल और द पीपल्स डेवलपमेंट के लिए नहीं होता था। ह्यूज बर्डन ऑन इकोनॉमी। सो ये एक बर्डन था एक तरह से कि ज़्यादा पैसा एलोकेट करना पड़ता था फॉर न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सनल के लिए एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ द सैटेलाइट स्टेट के लिए। दूसरी बात है ऑर्डिनरी सिटीजन बिकम नॉलेजेबल अबाउट देयर ओन सिस्टम। देखो आपको पता है कि कितना दिन किसी को यू विल कीप समवन पीपल इन द डार्कनेस। लोगों को धीरे धीरे पता चल गया कि हमारा जो सिस्टम उतना अच्छा से काम नहीं कर रहा है, आवर सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, एंड इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज इन द यूएसए ब्लॉक में या वेस्टर्न कंट्री में पीपल आर मच बेटर, उनका दे आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, नॉलेजेबल हैं, and there is development also, so they are much better than the Soviet system, and that also when the people become knowledgeable about what is happening in their own country and what is happening in the capitalist bloc, then they started blaming their own system। वो अपने सिस्टम को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि हमारा सिस्टम ठीक नहीं है और जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो अच्छा है। तो ये भी एक तरह से लोगों को लगने लगा कि हमारा सिस्टम जो है बेकार हो गया है, और सिस्टम हैज बिकम आई मीन स्टैग्नेंट एंड इट्स नॉट डूइंग गुड फॉर द पीपल, इट इज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल। लोगों का एस्पिरेशन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशन को पूरा नहीं कर पा रहा है, एंड दैट इज द रीजन पीपल स्टार्टेड डाउटिंग देयर ओन सिस्टम इटसेल्फ, अपने सिस्टम को डाउट करना शुरू कर दिए। तो और ये तो सेकंड कारण हो गया इकोनॉमिक कारण। देन वी मूव टू राइज ऑफ नेशनलिज्म इन रशिया एंड बाल्टिक स्टेट। देखो नेशनलिज्म इन रशिया एंड बाल्टिक स्टेट के अंदर क्या आता है, अगर हमें थोड़ा सा इसको ये देखते हैं कि नेशनलिज्म मतलब होता है कि आपको पता है मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो रिपब्लिक थे, रिपब्लिक मतलब कि रशिया 15 स्टेट मिलकर बना, यूएसएसआर 15 स्टेट मिलकर बना हुआ था। तो जो रशिया उसमें डोमिनेट करता था बाकी सारे स्टेट को। रशिया इज वन ऑफ द स्टेट बट इट वाज डोमिनेटिंग द एंटायर 14 रिपब्लिक, एंड दिस रिपब्लिक डिड नॉट फील गुड अबाउट इट, कि उनको लग रहा था कि हमें दबाया जा रहा है, उनको फ्रीडम नहीं था, अपना कल्चर फॉलो करने का फ्रीडम नहीं था। उस पर भी रशिया यूज होता था। रशिया बोलता था कि हमारा लैंग्वेज आप अडोप्ट करो, हमारा कल्चर अडोप्ट करो, और इस तरह से इनके जो रिपब्लिक थे उनके अंदर ऐसा फीलिंग आने लगा कि वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक एंड शुड एस्टैब्लिश आवर ओन इंडिपेंडेंट स्टेट। इनको लगा था कि हमें इससे रशिया से बाहर निकल के अपना अलग कंट्री बनाना चाहिए। तो ये फीलिंग जो है दैट इज कॉल्ड राइज ऑफ नेशनलिज्म इन रशिया एंड बाल्टिक स्टेट, स्पेशली एस्टोनिया, जॉर्जिया, इथियोपिया, ये सब कंट्रीज में हम देखते हैं कि इस तरह का फीलिंग आना शुरू हुआ कि हमें यूएसएसआर में रहना ही नहीं है, हमें अलग कंट्री बनाना है। एंड दिस इज ऑल्सो अनदर रीजन वाई USSR finally led to disintegration. Then role of Gorbachev, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डिटेल में। देखो गोर्बाचेव जो थे वो थोड़ा सा मॉडर्न और लिबरल टाइप के लीडर थे, और ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन 1985 और देन फाइनली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। ही वांटेड टू ब्रिंग सम रिफॉर्म। उनको लग रहा था कि सिस्टम जो है बहुत ही वीक हो गया है,
सिस्टम अपने आप को लोगों से जोड़ नहीं पा रहा है, नॉट एबल टू एसोसिएट विद द पीपल, सिस्टम जो है आउटडेटेड हो गया है, सो वी नीड टू ब्रिंग सम रिफॉर्म। और इन्होंने रिफॉर्म लाने की कोशिश करी, इकोनॉमी में रिफॉर्म लाने की कोशिश करी। उन्होंने सोचा कि हम अपना टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं और वेस्टर्न कंट्री, कैपिटलिस्ट कंट्री से कैचअप करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सोचा कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, जो ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन था और बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, उसको लूज करने की कोशिश करे, जिससे कि पीपल शुड नॉट फील सफोकेटेड। तो वो सब चीज़ करने लगे और थोड़ा सा लोगों को रिलैक्स फील हुआ कि हाँ, देयर इज सम प्रेसिडेंट हैज कम लाइक गोर्बाचेव एंड ही इज डूइंग गुड टू द पीपल। थोड़ा सा सिस्टम में बदलाव लेके आ रहे हैं। लेकिन जब लोगों ने जब गोर्बाचेव ने लोगों को फ्रीडम दिया, लोगों को ट्रेड करने के लिए, वेस्टर्न कंट्री से रिलेशनशिप रखने के लिए, ओपननेस आएगा एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उनको लगा कि अच्छा कर रहा है। लेकिन एक चीज़ वो ब्लेम करने लगे कि उनको लगा कि गोर्बाचेव जो अच्छा स्टेप उठा रहे हैं, पर जो स्टेप उठा रहे हैं वो बहुत स्लो है, सो टू स्लो, ही शुड हैव मूव फास्टर। लेकिन गोर्बाचेव इज मूविंग वेरी स्लोली। सो दोज हु सपोर्टेड Gorbachev reform, they blame Gorbachev that he is too slow in initiating the reforms। और जो लोग, कुछ लोग तो अपोज कर ही रहे थे, स्पेशली कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड लाइनर चाहते ही नहीं थे कि ये सारे रिफॉर्म वहाँ पे आए। तो उन्होंने दे स्टार्टेड blaming Gorbachev for introducing these reform। They wanted to have the strict control of Communist Party over the entire system। तो इस तरह से लोग अपोज करने लगे। लेकिन जब लोगों को फ्रीडम मिला, लोगों ने, when the people tasted freedom, they did not want to go back to the old system and this finally led to disintegration। so ये भी एक है। तो इस तरह से हमने देखा कि there are four causes for the disintegration: political, economic weakness, rise of nationalism in Baltic states and Russia, and role of Gorbachev finally that led to disintegration of USSR। Next topic that we move is consequences। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है कि ये जो डिसइंटीग्रेट हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था रशिया में या वर्ल्ड में, उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इफेक्ट या रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। देखो, सबसे पहला तो आपको पता है कि यूएसएसआर खत्म हो गया विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। द कोल्ड वॉर खत्म हो गया, एंड टू द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जो चल रहा था 1945 से लेकर 1991 तक चलता आ रहा था। कोल्ड वॉर मतलब टेंशन बिटवीन द टू सुपर पावर। दैट टेंशन केम टू एन एंड। कॉम्पिटिशन, कन्फ्रंटेशन, all these came to an end, and that is one of the greatest impact of disintegration of USSR is that end of Cold War। Cold War खत्म होता है। और आपको पता है कि Cold War के साथ साथ there was arm race भी था। both USSR and USA wanted to compete each other over the accumulation of more and more nuclear arms and ammunitions। तो वो भी एक तरह से that came to an end। अब ऐसा कुछ नहीं था कि USSR had more और USA had less, so there was no competition as such, क्योंकि USSR got disintegrated, खत्म हो गया। डिसइंटीग्रेशन मतलब जो 15 स्टेट थे वो सारे अलग अलग हो गए। अब ऐसा नहीं था कि यूएसएसआर रह गया, दैट इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन। तो इस तरह से ये पहला इफेक्ट है। और कॉन्सिक्वेंस दूसरा है जो पावर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व चेंज। देखो, पहले क्या था, टू सुपर पावर था, कंट्री जो थे किसी इसके साथ थे या उसके साथ थे। आपको पता है कि यूएसएसआर जो था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का था और यूएसए जो था कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का था, लिबरल डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी था। तो जो कंट्री इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे उस ग्रुप में थे, यूएसए ग्रुप में, कैपिटलिस्ट लिबरल डेमोक्रेसी। जो कंट्री कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे वो थे आपका यूएसएसआर के साथ। तो अब ऐसा कुछ नहीं रह गया। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने के बाद अब जो एक ही डोमिनेंट सिस्टम रह गया, दैट इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम। अगर आपको डेवलप होना है तो यू हैव टू अडॉप्ट द कैपिटलिस्ट सिस्टम ओनली, देन ओनली यू विल बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। सो पहले ये डिलेमा था among the countries that which system to be followed. Now with the disintegration and failure of USSR, now people or country did not think of communist system or socialist system, rather they now follow the capitalist system। और ये it was believed that capitalist system is the best way of developing one's own economy। तो ये एक डिलेमा खत्म हो गया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कि कौन बेटर है, कैपिटलिस्ट है या सोशलिस्ट सिस्टम है। कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑब्वियसली बेटर था क्योंकि वो अभी भी सर्वाइव कर रहा था। दूसरे इमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्री। आपको पता है कि बहुत सारे कंट्री जो थे जो कि पहले यूएसएसआर के साथ थे वो बाहर आ गए और इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए। तो ये सारे, दूसरी बात है कि बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट स्टेट थे जो कि यूएसएसआर उसको कंट्रोल करता था एज ए पपेट स्टेट, वो भी इंडिपेंडेंट बन गए। तो अब इन कंट्री के सामने ऑप्शन था क्या करें।
कुछ कंट्री जो थे नाटो और यूरोपियन यूनियन, इसके बारे में हमने पढ़ रखा है। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएसएसआर का ऑर्गेनाइज किया हुआ एक ग्रुप था जिसमें कि 12 कंट्री थे, और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था टू काउंटर कम्युनिस्ट फोर्सेस इन यूरोप। तो कुछ कंट्री दे बिकम द पार्ट ऑफ नाटो, जो कि यूएसएसआर से फ्री हुए, या यूएसएसआर कंट्रोल रिपब्लिक जो थे वो जो 14 रिपब्लिक थे विच केम आउट ऑफ यूएसएसआर, और सम ऑफ सेटेलाइट स्टेट, आइदर दे बिकम पार्ट ऑफ नाटो या सम ऑफ देम आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, जो कि पहले उनको अलाउ नहीं था नाटो के साथ मिलने के लिए, यूरोपियन यूनियन से ज्वाइन होने के लिए, जब व्हेन दे वर पार्ट ऑफ द यूएसएसआर ग्रुप, बट ऐसा नहीं था। नाउ दे बिकम पार्ट। कुछ जो थे दे स्टिल केप्ट देयर टाई विद रशिया जिसके अंडर में थे वो पहले, और चाइना के साथ, क्योंकि चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री था। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये इम्पैक्ट था डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का, कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड आर्म रेस खत्म हो जाता है, देन पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज, अब सिर्फ एक ही सुपर पावर आ जाता है, और कैपिटलिस्ट सिस्टम इज द बेस्ट वे ऑफ डेवलपिंग वन इकोनॉमी, और बहुत सारे कंट्री दैट बिकम इंडिपेंडेंट नाउ फ्रॉम द रशियन कंट्रोल, आइदर सैटेलाइट स्टेट और दोज हु आर द पार्ट ऑफ रशियन रिपब्लिक, दे had option either to join with NATO or European Union. Some of them in fact joined also, or कुछ still kept close ties with their earlier power like Russia and China. तो इस तरह से हमने इसमें देखा है कि किस तरह से ये क्यों रशिया डिसइंटीग्रेट हो जाता है, क्या कारण है और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस और इम्पैक्ट है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको आगे नए वीडियो आ रहे हैं चैप्टर के रिलेटेड तो आपको मिलता रहेगा, और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। थैंक यू।